दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। 2017 के अंदर मोदी सरकार के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पास किया गया था। और लेकिन 2024 के अंदर जो है 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मोदी सरकार के विरोध के अंदर बात कर रहे हैं। आइए आसान से आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी स्कीम क्या है, ये पूरा मामला क्या है, क्या ये स्कैम है, नहीं है? आइए इस पूरे मामले के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या? देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है, मैं बैंक में जाकर खास करके एसबीआई में जाकर अपनी केवाईसी डिटेल बैंक को देकर एक बॉन्ड परचेज कर सकता हूँ। और फिर उस बॉन्ड को लेकर जिसके ऊपर न मेरा नाम होगा, न मेरा एड्रेस होगा, न मेरी कोई डिटेल होगी, और मैं उस बॉन्ड को लेके जाकर उसको एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दूंगा। उस बॉन्ड के ऊपर दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो विजिबल होता है। हालांकि उसके अंदर एक इनविजिबल नंबर जरूर होता है, जिससे कि बैंक ये ट्रैक कर सकती है कि ये जो बॉन्ड है किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है उस बॉन्ड को लेकर उसको कैश करवा सकती है और पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकती है। नाउ एक तरीके से ये बिल्कुल ही अनोनिमस हो जाता है, और यही जो है इस स्कीम की खासियत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है, कितनी फंडिंग कर रहा है, इसकी डिटेल को पब्लिक के सामने जो है वो पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं से दोस्तों करप्शन का पूरा मामला स्टार्ट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो अमीर लोग होते हैं या जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे अनोनिमसली पैसा लेती है और उनके फेवर का जो है काम करती है। और यही जो है पूरा मुद्दा, इस पूरे मुद्दे की जड़ है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार ये कह रही है कि जो पहले बड़ी कंपनीज होती थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने के लिए सेल कंपनीज बनाती थी और एक तरीके से 2 नंबर में पैसे देती थी। इस स्कीम के थ्रू अब पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली 1 नंबर में लीगल वे के थ्रू जो है पैसा दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों ओपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि ओपोजिशन पार्टी को जो डोनेशन मिलेगी उसका सरकार बैंकों के द्वारा पता लगा सकती है, लेकिन सरकार के अंदर जो पार्टी अभी काम कर रही है उसको क्या कितनी फंडिंग मिल रही है, किससे फंडिंग मिल रही है, ये ओपोजिशन या वोटर्स को पता नहीं लगेगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि इस सरकार के द्वारा ये सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया गया है और सरकार अपनी सरकारी एजेंसीज को यूज करके बड़ी कंपनियों से या रिच लोगों से जो है उनसे पैसा वसूल कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स पब्लिश होने के बाद में दोस्तों ऐसी खबरें अब आ रही है कि सरकार ने जिन कंपनीज के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड करी थी, उन कंपनियों ने कुछ ही दिनों के अंदर सरकार को बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया है। कुछ जगहों पर तो दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि कंपनीज का प्रॉफिट कम है और पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन है वो उससे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स तक ज़्यादा है। तो ये पूरा जो है इस पे एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। अब मेरा क्वेश्चन दोस्तों उन लोगों से है, उन वोटर से है जो इस पूरे मामले में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और ओपोजिशन का विरोध कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों इस पूरे मुद्दे पर सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं? हो सकता है सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज आपको पसंद हो, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जिससे कि आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं कि सरकार को जो फंडिंग मिल रही है वो कौन-सी कंपनीज़ उनको फंडिंग कर रही है। इससे पहले दोस्तों जब फरवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्कीम को इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एसबीआई को ये डायरेक्ट किया कि आपको जो है 3 वीक के अंदर-अंदर जितने भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसके डिटेल्स को आपको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशंस की साइट पर डालना पड़ेगा, जिससे कि वोटर्स ये देख सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस कंपनी ने कितने बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स परचेज किए हैं।
हालाँकि 3 वीक के बाद में दोस्तों एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को ये बोलती है कि उसको और एडिशनल टाइम चाहिए और 30 जून से पहले इस पूरी डिटेल को जो है वो पब्लिश नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है एसबीआई के इस बात से नाराज़ हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को ये बोलती है कि अगर आप ये डिटेल 15 मार्च से पहले-पहले अगर नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल जाएगा और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ऐसा बोलने के तुरंत थोड़ी देर के बाद में, कुछ ही घंटों के बाद में एसबीआई बॉन्ड्स की जो डिटेल्स होती है, वो इलेक्शंस कमीशंस को दे देती है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि कहीं न कहीं एसबीआई इस पूरी डिटेल को वोटर से और ऑपोजिशन पार्टी से छुपा कर रखना चाहती थी। और इस पूरे मामले के अंदर दोस्तों ओपोजिशन पार्टीज जो है वो खास करके अदानी और अंबानी को हमेशा टारगेट करती रहती है। और आपको जानकर बहुत बड़ी सरप्राइज होगा दोस्तों, अभी तक जितनी भी डिटेल्स एसबीआई ने इन बॉन्ड्स के ऊपर जारी करी है, उसके अंदर कहीं पर भी अदानी या अंबानी का नाम या उनकी किसी भी कंपनी का नाम नहीं है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है दोस्तों कि क्या इन दोनों जो कंपनीज है, क्या इन्होंने सरकार को या ओपोजिशन पार्टीज को कोई भी डोनेशन नहीं दिया है, या अगर दिया है तो वो कैसे दिया है, उसकी डिटेल कहाँ है। हालांकि अभी कुछ डिटेल्स और जो है एसबीआई को इलेक्शंस कमीशन को देना बाकी है, लेकिन ये पूरा मामला दोस्तों अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है। इसके अंदर चाहे सरकार कुछ भी बोले, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर बहुत ही कमजोर नजर आ रही है और एज ए वोटर जो है इसके ऊपर सरकार को रिस्पॉन्सिबल और सरकार से क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप बताइए कि क्या आप इस पूरी स्कीम को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर आप इस पूरी स्कीम को ओपोजिशन करते हैं तो क्यों कर रहे हैं। इस अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।